चैप्टर 26। उसे बहुत ही अनोखी बीवी मिली है। वही चमन को उसकी हाँ सुनकर मन ही मन उस पर दया आ रही थी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो यह एकदम ही बड़ा वाला झूठ है, क्योंकि चमन भी कहाँ फ्री का तमाशा मिस करने वाला था। रियांश के घर में पार्टी की सभी तैयारी हो चुकी थी और धीरे धीरे मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। कल्पना जी और अविनाश गेस्ट का वेलकम करने में लगे हुए थे। वही आरव पार्टी का अरेंजमेंट रहा था। रियांश अपने पार्टी आउटफिट में पूरी तरह रेडी था। वहां पर सभी लोगों को न्यूली वेडिड कपल का ही इंतजार था। उनकी क्यूरोसिटी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि अभी तक उनकी शादी की किसी भी वायरल फोटो में नव्या का चेहरा कैप्चर नहीं हुआ था। इसलिए वह सब भी जानना चाहते थे कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने आखिर किस लड़की से शादी की है। अब आगे रियांश पार्टी आउटफिट में पूरी तरह से रेडी था। ब्लैक टक्सिडो सूट, बालों को हल्का सा जेल से सेट किया हुआ, बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। रियांश जैसे ही स्टडी रूम से निकलकर अपने रूम की तरफ जाता है, अचानक ही उसकी नजर घर में इधर उधर दौड़ रहे नौकरों पर चली जाती है, जो कि आम दिनों से काफी ज्यादा दिखाई दे रहे थे। वहां का ऐसा माहौल देख रियांश को आज अपना घर किसी चिड़ियाघर से कम नहीं लग रहा था। रियांश इन सबसे पूरी तरह चीर चुका था। तभी आरव रियांश के पास आते हुए, भाई तू तो रेडी हो गया है, लेकिन नव्या भाभी कहाँ है? तुझे अच्छे से याद तो है ना कि पार्टी की असली जान तो तुम दोनों ही हो, बोलकर एक आई विन करता है। रियांश चिढ़ते हुए, मेरे रूम पर अपना कब्जा जमा पसर कर बैठी होगी महारानी। आरव का मन तो कर रहा था कि वो अभी ही अपने फ्रेंड के सामने भांगड़ा करने लग जाए। आखिर रियांश जो उसे कभी उसके कमरे के आसपास भी नहीं भटकने देता था, वही उसकी नव्या भाभी ने तो सीधे आकर अपना डेरा ही जमा लिया था। लेकिन वह अपने नाचने का प्लान अभी के लिए ड्रॉप कर देता है। आखिर भूखे शेर के मुंह में अपना हाथ देने का उसका कोई इरादा नहीं था। आरव भाई, तुझे तो खुश होना चाहिए कि नव्या भाभी कितनी लक्की है। आखिर इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर तूने इतनी सिंपल शादी की है। इसलिए जब से तुम दोनों की कम्युनल मैरिज की न्यूज लीक हुई है, तब से हमारी कंपनी के शेयर वैल्यू डबल हो चुकी है। ऊपर से भाभी के साथ तेरी शॉपिंग बैग पकड़े फोटो के वायरल होने के बाद से तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही तुझे बेस्ट हस्बैंड की कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, और मुझे पूरा यकीन है यह अवार्ड तुझे ही मिलेगा, बोलकर जोर जोर से हंसने लगता है। रियांश, जो बड़े ध्यान से आरव की बातें सुने जा रहा था, उसकी आखिरी लाइन सुनकर तो उसका मन कर रहा था कि वह अभी यहीं से उसके नालायक दोस्त को सीधे बिना किसी लिफ्ट के नीचे धक्का दे दे। रियांश आरव के पास से निकल उसे इग्नोर कर अपने रूम में चला जाता है। लेकिन दरवाजा खोल अंदर का नजारा देख तो रियांश को ऐसे लग रहा था जैसे आसमान से टपके और खजूर में अटके। नव्या ब्लैक कलर का नी लेंथ डिजाइनर गाउन पहने हुए, जिसमें से एक साइड कट होने से उसका एक पैर साफ नजर आ रहा था। डायमंड इयररिंग, बालों को कलकर खुले छोर जो उसकी कमर पर लहरा रहे थे। उसके ड्रेस के ऊपर लगे स्टोन ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान में तारे टिमटिमा रहे हो। इन शॉट हमारी हीरोइन आज किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी, जिससे किसी की भी नजर हटना आसान नहीं था। यही हाल जो फिलहाल हमारे हीरो का भी था। नव्या, जो काफी टाइम से रेडी होकर अपने गाउन की जीप लगाने की कोशिश कर रही थी। रियांश की नजर जैसे ही नव्या की खुली पीठ की तरफ पड़ती है, तो वह उस पर से अपनी नजर हटाना ही भूल जाता है। अचानक ही रियांश को होश आता है कि वह क्या कर रहा है। यही सोच उसे ज्यादा गुस्सा तो नव्या पर आ रहा था कि वह दरवाजा अंदर से लॉक नहीं कर सकती थी, लेकिन अपनी बीवी को कुछ बोलना मतलब दीवार पर अपना सिर पीटने के बराबर है। इसलिए वह जैसे ही पीछे मुड़ता है, तभी नव्या को अचानक अपने पीछे किसी का एहसास होता है। नव्या जैसे ही पलटकर देखती है, अचानक उसकी नजर रियांश की नजरों से मिल जाती है। वही रियांश जो थोड़ी देर पहले बड़ी मुश्किल से अपनी धड़कनों को काबू में किया हुआ था। अब नव्या के चेहरे को देखकर तो उसका दिल धड़कन किडनी तक बाहर निकलकर आने को तैयार थी। आखिर नव्या लग ही इतनी खूबसूरत रही थी कि रियांश उसके चेहरे से अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा था। नव्या, जो पीछे टर्न होने से ये भी भूल गई थी कि उसकी जीप अभी भी खुली है, वह रियांश को खुद को यूं देखते देख चिढ़ते हुए, अगर मुझे देखना हो गया हो तो अपना मुंह बंद कर लो, वरना मक्खी खुश जाएगी। रियांश ये सुन सकपका जाता है और जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेता है। नव्या अपने बालों को इतराते हुए पीछे करते हुए, आई नो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। लेकिन तभी अपने बालों को पीठ पर महसूस करते ही नव्या का ध्यान अपनी गाउन की खुली जीप पर जाता है। उसे एक पल के लिए तो थोड़ा अजीब लगता है। नव्या खुद को संभालते हुए, सुनो, मेरी गाउन की जीप लगा दो। सासू मॉम अभी गेस्ट को अटेंड कर रही है और फीमेल नौकर सभी पार्टी हॉल में है।
इसलिए तुम मेरी मदद कर दो। नव्या को इतनी डरी शहमी आवाज में बोलते सुन रियांश को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी जो हमेशा उसके पीछे तलवार लिए उसके नाक में दम करने के बहाने ढूंढती है, उसे आज रिक्वेस्ट करता देख रियांश को थोड़ा मजा आने लगता है। आखिर उसने पहली बार नव्या का ये रूप देखा था। रियांश को लगता है कि अब नव्या उसके सामने और गिड़गिड़ाएगी, लेकिन बेचारे रियांश के अरमानों पर पानी फिरने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। जब उसने देखा कि नव्या ने कबर्ड से एक स्कार्फ निकालकर सीधे रियांश की आंखों पर बांध दिया। रियांश झल्लाते हुए, तुम पागल हो और यह सब क्या कर रही हो? नव्या उसी तरह, अरे तो कहीं तुमने मुझे देखा और मुझे नजर लग गई तो, इसलिए ऐसे ही जीप बंद करो। ये सब देख रियांश को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी के दिमाग में ऐसे आइडियाज आते कहां से है। लेकिन फिर वह बिना किसी बहस के वैसे ही धीरे धीरे गाउन की जीप बंद कर देता है। नव्या को जब रियांश के हाथों का टच अपनी पीठ पर महसूस होता है तो उसे एक अलग ही एहसास होता है, लेकिन फिर वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती है। रियांश जैसे ही अपने आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटाता है, वह देखता है कि नव्या की करीबी से उसका चेहरा पसीने से पूरा तरबतर हो गया था। रियांश को इस तरह देख नव्या, अरे तुम्हें तो एक छोटा सा काम करने में ही इतना पसीना आ गया, पता नहीं बड़ी बड़ी बिजनेस डील कैसे हैंडल करते होंगे। रियांश नव्या की बातों को इग्नोर करते हुए, नीचे चले, सब पार्टी हाल में हमारा वेट कर रहे होंगे। इतना सुनना था कि नव्या का एक्टिव मोड फिर से ऑन हो जाता है और वह रियांश के पीछे पीछे पार्टी हाल की तरफ चलने लगती है। विला में ही नीचे एक तरफ बहुत बड़े पार्टी हाल को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। वहां की डीम लाइट के साथ सॉफ्ट म्यूजिक उसकी पार्टी को और भी शानदार बना रहा था। वहीं पर एक स्टेज जिसे चारों तरफ से फूलों और लाइट से सजाया गया था। वहां का नजारा देखकर कोई भी बता सकता था कि ये द ग्रेट बिजनेस किंग की पार्टी है। निखिल जैसे ही पार्टी लोकेशन पर पहुंचता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। आखिर उसने पहली बार ऐसी कोई पार्टी देखी थी। तभी चमन भी उसके साथ ही चलने लगता है। चमन को अपने साथ देख निखिल थोड़े रुड टोन में, चमन अंकल, आपने तो कहा था कि आपको भी किसी पार्टी में जाना है, फिर आप यहाँ मेरे साथ क्या कर रहे हो? वैसे भी ये पार्टी आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। निखिल के मुंह से ऐसी बात सुन चमन का मन तो कर रहा था कि वह उसे अभी 2 थप्पड़ लगा के बोले कि औकात की बात कर भी कौन रहा है जो खुद पहली बार ऐसी पार्टी में आया है। चमन थोड़ा उदास चेहरा बनाते हुए, हाँ सही कहा तुमने, काश अभी नव्या बिटिया यहाँ होती तो वह जरूर मुझे अपने साथ पार्टी में ले जाती। इतना सुनना था कि निखिल के एक्सप्रेशन एकदम बदल जाते हैं। आखिर वह ये बात अच्छे से जानता था कि नव्या चमन अंकल से बहुत प्यार करती है। ऐसे में जब वह वापस आएगी और चमन ने अगर कहीं उसकी नव्या के सामने बुराई कर दी तो फिर वह अपनी अच्छी इमेज कैसे बनाकर रख पाएगा। फिर नॉर्मल होते हुए, अंकल आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, आप मेरे साथ चल सकते हैं। चमन खुद में ही रंग बदलने में तो इसने गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। फिर वह दोनों ही पार्टी हाल में आ जाते हैं। निखिल देख रहा था कि वहां पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं और कुछ तो अपनी बेटियों को भी अपने साथ आए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जरूर रियांश ने इतनी सिंपल शादी की है तो वह अपनी शादी से खुश नहीं होगा, इसलिए अपनी बेटियों को लाकर वह एक बार अपना लक आजमाना चाहते थे। क्या पता रियांश का दिल उनकी बेटियों पर आ जाए। वही निखिल का ध्यान तो भी उन बिजनेसमैन और उनकी बेटियों पर ही था। आखिर वह इतना अच्छा मौका अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता था। तभी वहां की लाइट्स डीम हो जाती है और पूरी लाइट का फोकस सीढ़ियों पर आ रहे कपल पर होने लगता है। नव्या जो रियांश के पीछे चले आ रही थी उसने भीड़ में पहले ही निखिल और चमन को देख लिया था। फिर क्या था, नव्या आगे आकर रियांश के हाथ में अपना हाथ फोल्ड कर उसके साथ चलने लगती है। वही हर बार की तरह इस बार भी रियांश अपनी बीवी की एक्शन को नहीं समझ पाया, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे अच्छे से पता चल गया था कि उसे बहुत ही अनोखी बीवी मिली है जो कब क्या कर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तभी आरव की आवाज माइक में गूंजती है, प्लीज वेलकम कीजिए हमारे मोस्ट ब्यूटीफुल न्यूली वेडेड कपल का। ये सुन पूरे पार्टी हाल में तालियां बजने लगती है और वही निखिल के चेहरे की हवैया उड़ चुकी थी। निखिल को तो अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब उसने नव्या को यहाँ देखा था तो एक पल के लिए वो बहुत खुश हो गया था, लेकिन उसकी वेडिंग की बात सुन जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। निखिल खुद में ही, नहीं ये सच नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई है। शायद नव्या मुझसे नाराज है इसलिए ये सब कर रही है। अगर यह सच होता तो नव्या मुझे कब से अपने घर से निकाल चुकी होती।
लेकिन निखिल को कौन ही समझाए कि वह दिन भी भला ज्यादा दूर नहीं है। चैप्टर 27 ये बसंती मुझे अपनी धन्नों पर बिठाकर ले गई। वही हर बार की तरह इस बार भी रियांश अपनी बीवी की एक्शन को नहीं समझ पाया। लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता चल गया था कि उसे बहुत ही अनोखी बीवी मिली है जो कब क्या कर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तभी आरव की आवाज माइक में गूंजती है, प्लीज वेलकम कीजिए हमारे मोस्ट ब्यूटीफुल न्यूली वेडेड कपल का। ये सुन पूरे पार्टी हॉल में तालियां बजने लगती है और वही निखिल के चेहरे की हवैया उड़ चुकी थी। निखिल को तो अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब उसने नव्या को यहां देखा था तो एक पल के लिए वह बहुत खुश हो गया था, लेकिन उसकी वेडिंग की बात सुन जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। निखिल खुद में ही, नहीं ये सच नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई है। शायद नव्या मुझसे नाराज है इसलिए ये सब कर रही है। अगर यह सच होता तो नव्या मुझे कब से अपने घर से निकाल चुकी होती। लेकिन निखिल को कौन ही समझाए कि वह दिन भी भला ज्यादा दूर नहीं है। अब आगे नव्या को इस तरह स्माइल करते देख रियांश को तो अब थोड़ा डर लगने लगा था। आखिरकार वह अपनी बीवी की इतनी नौटंकियां देख चुका था कि उसे पूरा यकीन हो चला था कि इस बार भी उसके दिमाग में कोई न कोई खुराफात जरूर चल रही होगी। रियांश समझ ही नहीं पा रहा था कि वह इस बात पर खुश होए कि वह उसकी बीवी को जानने लग गया है या फिर दुखी कि अब न जाने वह कौन सा नया कांड करने वाली है। जैसे ही नव्या और रियांश नीचे आते हैं सभी आकर उनसे अपना हाथ मिला उन्हें कॉन्ग्रेट्स करने लगते हैं। निखिल जैसे ही नव्या के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है तुरंत ही चमन उसे रोकते हुए, अरे बबुआ तुम तनिक पागल वागल तो नहीं हो गए हो। नव्या के बारे में जानकर निखिल का दिमाग एक तो पहले ही खराब था, ऊपर से चमन की भाषा उसके सर के ऊपर से जा रही थी। निखिल चिढ़ते हुए, ये आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? सीधे सीधे कहिए आप क्या बोलना चाहते हैं। ये सुन तो चमन का मन कर रहा था कि वह सीधे सीधे ही बोल दे, जा चिंपांजी की 8वीं औलाद नहीं बताना क्या कर लोगे, मेरा मुंह मेरा मन, मैं कुछ भी बोलूं। चमन बेवजह हंसते हुए, वह मैं थोड़ा घबरा गया था इसलिए मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया। वैसे तुम अपना मुंह उठाकर कहाँ जा रहे थे? मेरा मतलब नव्या बिटिया अभी इतने सारे लोगों के बीच घिरी हुई है, ऐसे में तुम्हारा अभी उससे मिलना सही नहीं होगा। चमन धीरे से फुसफुसाते हुए, और बाद में तो वैसे भी तुम मिलने की हालत में रहोगे ही नहीं। निखिल को भी चमन की बात सही लगती है, इसलिए वो उसी तरह नव्या को देखता रहता है। नव्या और रियांश बहुत से बिजनेसमैन से मिलते हैं। ऐसे ही एक लड़का वहां आकर रियांश से हाथ मिला, फिर जैसे ही नव्या से हाथ मिलाता है, उस लड़के की गंदी नजरों को नव्या के ऊपर महसूस करते ही और नव्या का हाथ उसके हाथ में देख तो रियांश का खून गुस्से से खोलने लगता है। रियांश कुछ रिएक्ट करता उसके पहले ही नव्या उस लड़के के हाथ को देखती है, जो उसके हाथ को गंदे तरीके से सहला रहा था। फिर क्या था, उस लड़के ने तो बैठे बिठाए शैतान की नानी को जगा दिया था। नव्या अपने हाथ को मूव करके उस लड़के का हाथ इतनी जोर से दबाती है कि उस लड़के की दर्द के मारे आवाज ही नहीं निकलती है। उसको लड़के तो अब इस बात का अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने सोती हुई शेरनी को जगाया, लेकिन अब तो उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि वह चाहकर भी रियांश से मदद नहीं मांग सकता था। आखिर उसकी बीवी को छेड़कर उसी से हेल्प मांगना मतलब आप बेल मुझे मार वाली बात है। फिर वो लड़का शर्मदगी और माफी की नजरों से नव्या को देखता है, जिसे समझ नव्या तुरंत ही उसका हाथ छोड़ देती है। वही यह सब देख रियांश जो पहले गुस्से में था, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रियांश खुद से ही, जिस लड़की से पंगा लेने में खुद रियांश कपूर 2 बार सोचता है, उससे कोई भी ऐरा गैरा आकर परेशान कर जाए ये तो इम्पॉसिबल है, यही सोच उसे हंसी आ जाती है। वो लड़का हाथ छूटते ही वहां से ऐसे भागता है जैसे कहीं नव्या अपना इरादा ना बदल दे। वही उसे जाते देख रियांश अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा कर देता है। तभी आरव रियांश और नव्या को स्टेज पर आने के लिए बुलाता है, जिसे सुन वो दोनों वैसे ही हाथ पकड़े हुए स्टेज पर जाकर खड़े हो जाते हैं। वो दोनों अभी ठीक से रिलैक्स भी नहीं हुए थे कि आरव की बातें सुन दोनों उसे हैरानी से देखने लगते हैं। आरव माइक पकड़ हंसते हुए, आप सभी मेरे अजीज दोस्त रियांश और मेरी प्यारी नव्या भाभी से तो मिल ही चुके हैं। मुझे ये बताते हुए और भी खुशी हो रही है कि फाइनली 4 साल एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद आखिर मेरे दोस्त ने शादी के लिए मन बना ही लिया। ये सुन जहां नव्या के एक्सप्रेशन नॉर्मल थे, वही रियांश के दिमाग में तो शोले फिल्म का एक सीन घूमने लगा। वो खुद को धर्मेंद्र और आरव को मौसी समझ, उसका दिल चीख चीख कर कहना चाहता था कि मौसी जी यह सब झूठ है, इस सारे फसाद की जड़ तो तुम ही हो।
तुम्हारी वजह से ही यह बसंती मुझे अपनी धन्नों पर बिठाकर ले गई और मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। लेकिन जैसे रियांश की चीख तो अभी गब्बर भी सुनने के मूड में नहीं था, क्योंकि मौसी जी, आरव तो आज जैसे कसम खाकर बैठा था कि वह अपने दोस्त की अच्छे से बैंड बजाएगा। तभी आरव रियांश की तरफ माइक करते हुए, रियांश, क्या तुम हम सभी को बताना चाहोगे कि तुम भाभी से पहली बार कैसे मिले थे और कैसे तुम दोनों में प्यार हुआ? ये सुन आज तो रियांश को पूरा यकीन हो चुका था कि यह कमीना उसका दोस्त नहीं हो सकता। रियांश को तो ऐसे लगने लगा था जैसे वो इतने दिनों से सांप को दूध पीला कर पाल रहा था। आखिर वो उस मनहूस दिन को कैसे भूल सकता है? उसी दिन से तो ये बीवी नाम की मुसीबत उसके गले पड़ी थी। आरव रियांश को खुद को घूरते देख जैसे ही कुछ कहने वाला होता है, तभी नव्या आरव से माइक लेते हुए, मैं बताती हूँ। वह क्या है ना, मेरे हस्बैंड थोड़े शाय है, बोलकर खुद भी शर्माने का नाटक करती है। रियांश का तो मन कर रहा था कि काश आरव उसे माइक देने की जगह टेप दे देता, तो वह अभी ही अपनी बीवी का मुंह बंद कर सकता। लेकिन बेचारे रियांश के लिए तो ये ख्याब में ही पॉसिबल हो सकता था। नव्या, वो हम दोनों पहली बार मेरी कॉलेज के बाहर मिले थे, जहां मेरे हस्बैंड चैरिटी के लिए आए थे और मुझे देखते ही उन्हें पहली नज़र में प्यार हो गया था। फिर वो दिल्ली मुझसे मिलने आते थे और मुझे इम्प्रेस करने में लगे रहते थे। रियांश खुद में ही, मेरा क्या दिमाग खराब है या फिर मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? मेरी आंखें थोड़ी फुट गई थी जो मुझे इसे देखते ही प्यार हो गया। ये लड़की झूठ तो ऐसे बोल रही है जैसे इसने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी हो। वही नव्या थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यह मुझे फ्लावर्स कभी गिफ्ट तो कभी चॉकलेट देते रहते। ऐसे ही कुछ दिनों तक यह मेरे आगे पीछे रोज घूमते रहे। फिर एक बार तो इन्होंने यूनिवर्सिटी के टेरेस पर चढ़कर सबके सामने मुझे शादी के लिए प्रोपोज ही कर दिया। रियांश तो आंखें फाड़े नव्या को ही देखे जा रहा था, जो उसे रोडछाप मजनू साबित करने में जी जान से लगी हुई थी। रियांश मन ही मन, इस लड़की को तो स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए। अगर यह कोई ड्रामा कंपनी खोलती तो पक्का ऑस्कर तो मेरी बीवी को ही मिलता। नव्या जैसे ही आगे कुछ और बोलने वाली होती है कि रियांश जल्दी से नव्या के हाथों से माइक लेकर बेवजह हंसते हुए, एट द एंड वी आर टुगेदर एंड वी लव ईच अदर सो मच, बोलकर स्माइल करने लगता है। उसकी ऐसी हालत देख आरव को हंसी आने लगती है। उसे नहीं पता था कि उसे इतना अच्छा शो फ्री में देखने को मिल जाएगा। उसका तो मन कर रहा था कि वह कल्पना जी और अविनाश के पैर पकड़ उन्हें थैंक्स कहे। आखिर ये सब उन्हीं की बदौलत तो पॉसिबल हुआ। आरव रियांश और नव्या की तरफ वेडिंग रिंग बढ़ाता है। रियांश तो जितनी जल्दी हो सके स्टेज से नीचे जाना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से रिंग ले लेता है। फिर रियांश और नव्या एक दूसरे की रिंग फिंगर में रिंग पहना देते हैं। जहां सभी लोग बड़े ध्यान से रियांश और नव्या की लव स्टोरी बड़े मजे से सुन रहे थे। आखिर उन्हें पहली बार रियांश की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने को जो मिल रहा था। वही लड़कियों को तो नव्या से जलन हो रही थी कि एक तो इतना बड़ा बिजनेस, ऊपर से उसके आगे पीछे घूमना। वह लड़कियां तो बार बार अपनी किस्मत को कोसने में लगी हुई थी कि काश वह नव्या की जगह होती। पूरे हाल में जोर जोर से तालियां की आवाजें गूंजने लगती है। नव्या और रियांश स्टेज से उतरकर नीचे आ जाते हैं, जहां रियांश एक राहत की सांस लेता है। वहीं निखिल ये सब सुन अपना सर खुजालकर यही सोचने की कोशिश कर रहा था कि इतना सब कुछ उसकी नाक के नीचे हो गया और उसे पता भी नहीं चला। जरूर वो उस दिन छुट्टी पर गया होगा। उसे तो लग रहा था कि उसने नव्या को चीट किया, लेकिन नव्या तो उससे भी 2 कदम आगे निकली। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वह इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। चैप्टर 28 अल्लाह बचाए मेरे जान के रजिया गुंडों में फंस गई। रियांश तो जितनी जल्दी हो सके स्टेज से नीचे जाना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से रिंग ले लेता है। फिर रियांश और नव्या एक दूसरे की रिंग फिंगर में रिंग पहना देते हैं। जहां सभी लोग बड़े ध्यान से रियांश और नव्या की लव स्टोरी बड़े मजे से सुन रहे थे। आखिर उन्हें पहली बार रियांश की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने को जो मिल रहा था। वही लड़कियों को तो नव्या से जलन हो रही थी कि एक तो इतना बड़ा बिजनेस, ऊपर से उसके आगे पीछे घूमना। वह लड़कियां तो बार बार अपनी किस्मत को कोसने में लगी हुई थी कि काश वह नव्या की जगह होती। पूरे हाल में जोर जोर से तालियां की आवाजें गूंजने लगती है। नव्या और रियांश स्टेज से उतरकर नीचे आ जाते हैं, जहां रियांश एक राहत की सांस लेता है। वहीं निखिल ये सब सुन अपना सर खुजालकर यही सोचने की कोशिश कर रहा था कि इतना सब कुछ उसकी नाक के नीचे हो गया और उसे पता भी नहीं चला। जरूर वो उस दिन छुट्टी पर गया होगा। उसे तो लग रहा था कि उसने नव्या को चीट किया, लेकिन नव्या तो उससे भी 2 कदम आगे निकली। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वह इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। अब आगे रियांश और नव्या गेस्ट से मिलने में बिजी हो जाते हैं।
उन दोनों ने अभी तक राहत की सांस भी नहीं ली थी कि तभी उनके कानों में आरव की आवाज गूंजती है। आरव सभी की ओर देखते हुए, अटेंशन एवरीवन, तो अब बारी है हमारे न्यूली वेडेड कपल के डांस की, तो प्लीज आप सभी उन्हें चीयर्स करें और उन्हें ज्वाइन करें। इतना सुनना था कि रियांश का मुंह देखने लायक हो जाता है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे आरव कोई सपेरा हो, जो नव्या और उसे इच्छाधारी नागिन समझकर कब से अपने इशारों पर नाचने में लगा हुआ था। रियांश मन ही मन आरव को कोसते हुए, साला कैसा कमीना दोस्त है मेरा, डायन भी साथ घर छोड़ के वार करती है, लेकिन मेरे नालक दोस्त ने तो डायन को भी पीछे छोड़ दिया। अच्छा हुआ यह उनके ग्रुप में शामिल नहीं है, वरना वह डायने तो पक्का इसकी हरकतों को देखकर इसे अपने ग्रुप से बाहर निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगाती। वहीं आरव को तो पता भी नहीं था कि उसके दोस्त ने उसका बैठे बिठाए प्रमोशन करके उसे डायनों के झुंड में शामिल भी करवा दिया था। आरव को जी भर के मन में गालियां देने के बाद रियांश ना चाहते हुए भी नव्या के पास जाकर उसके सामने डांस के लिए हाथ बढ़ाता है। नव्या भी तुरंत ही रियांश के हाथों में अपना हाथ दे डांस फ्लो पर चले जाती है। वही निखिल, जो कब से नव्या से बात करने का मौका ढूंढ रहा था, अब ये सब देख तो उसे गुस्सा आने लगता है। निखिल को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की हर टाइम उसके आगे पीछे बेबी बेबी करते घूमती रहती थी, आज तो वह उसे दूध में किसी मक्खी की तरह इग्नोर कर रही थी। नव्या इसी बीच चमन को कुछ इशारा करती है, जिसे समझ चमन तुरंत ही निखिल को एक जूस का गिलास दे देता है। निखिल भी बिना कुछ सोचे वो जूस तुरंत ही पी जाता है। वहीं रियांश और नव्या डांस फ्लो पर पहुंच जाते हैं। पूरी स्पॉटलाइट्स उन दोनों पर ही थी। रियांश के हर मूव को समझ नव्या भी उसी तरह उसका साथ देते हुए डांस कर रही थी। उन दोनों को परफेक्टली डांस करते देख किसी की भी नजर उनसे हटने को तैयार ही नहीं थी। तभी वहां पर कपल एक्सचेंज वाला डांस शुरू हो जाता है और बाकी के कपल्स भी उन दोनों के साथ ही डांस करने लगते हैं। अब वहां की लाइट काफी ज्यादा डीम हो चुकी थी, जिसकी वजह से कोई भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहा था। वहीं रियांश और नव्या को एक दूसरे के इतने करीब देख निखिल बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। निखिल को लगता है कि उसे डांस के बहाने नव्या से बात करने का मौका मिल जाएगा, इसलिए वह भी बहती गंगा में हाथ धोने चला जाता है। निखिल एक लड़की को अपना पार्टनर बनाकर उसके साथ डांस करने लगता है। निखिल को वहां आते देख नव्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे बैठे बिठाए मौका मिल गया हो। फिर क्या था, नव्या जानबूझकर निखिल के आसपास की लड़कियों के कमर में कभी चिमटी करती तो कभी उनके पैरों पर पैर रखती। वह लड़कियां पहले तो इस चीज को इग्नोर करती है, लेकिन दोबारा ये सब होने पर वह लड़कियां गुस्से से निखिल को देख तमतमाते हुए सीधे एक थप्पड़ निखिल के गाल पर लगा देती है। इन सबसे बेखबर निखिल, जो अभी एक लड़की की तरफ देख स्माइल ही कर रहा था, उसकी हंसी हवा में गायब ही हो जाती है। अभी वो ठीक से अपना गाल सहला भी नहीं पाया था कि तभी अचानक से दूसरी लड़की आकर उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ जड़ देती है। वहीं नव्या इतने पर भी कहाँ मानने वाली थी। वह जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए जानबूझकर निखिल को हल्का सा धक्का देती है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अचानक लगे धक्के से निखिल खुद को संभाल नहीं पाता है और अचानक एक लड़की के ऊपर गिरकर उसके लिप्स पर किस कर देता है। फिर क्या था, वह लड़की गुस्से से थप्पड़ों के साथ निखिल पर लात घुसे बरसाना शुरू कर देती है। निखिल को फ्री की मसाज मिलते देख नव्या की हल्की सी हंसी निकल जाती है। वहीं निखिल को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ डाल दिया हो। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या था। जहां लाउड म्यूजिक की वजह से किसी का भी ध्यान इन सब पर नहीं गया था, वहीं निखिल जैसे तैसे मौका पाकर अपनी जान बचाकर डांस फ्लो से नीचे उतर एक गहरी सांस लेता है। लेकिन निखिल को कहाँ पता था कि इससे बड़ी मुसीबत नीचे उसका वेट कर रही थी। निखिल अभी हाफ ही रहा था कि अचानक ही एक लड़का जिसका नाम हरीश था, निखिल के पास आते हुए, हाय हैंडसम, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, तुम भी मेरी ही तरह हो बोलकर स्माइल करते हुए उसे टच करने लगता है। निखिल जैसे ही उस लड़के को इस तरह शर्माते हुए ध्यान से देखता है तो उसे समझते देर नहीं लगती है कि यह लड़का गे है और वो उसे भी गे ही समझ रहा है। ये देख तो निखिल अपना सिर पकड़ लेता है। तभी वो लड़खड़ाती आवाज में, सुनो, तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। इसके आगे वो कुछ बोलता तभी हरीश उसके गालों पर हाथ फेरते हुए, अरे यार बेबी, मैं भी वैसा लड़का नहीं हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा। देखो ना, मेरी बातें सुनकर तुम्हारे गाल शर्म से कितने लाल हो गए, शायद तुम भी मेरे चाम से खुद को रोक नहीं पा रहे हो। निखिल का मन तो कर रहा था कि वह जोर से चीख कर कहे कि ये शर्म से नहीं बल्कि उन लड़कियां के थप्पड़ की वजह से लाल हो रहे हैं,
लेकिन वो जब भी कुछ बोलने की कोशिश करता हरीश उसके और करीब आकर उसे जगह जगह अजीब तरह से टच करने लगता है। निखिल ने तो अब अपनी सिचुएशन पर गाना भी सोच लिया था। अल्लाह बचाए मेरे जान के रजिया गुंडू में फंस गई, ओए 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 अल्लाह बचाए तेरी जान के रजिया गुंडू में फंस गई। निखिल अपना गाना पूरा भी नहीं कर पाया कि तभी अचानक से उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आनी शुरू हो जाती है। निखिल समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। निखिल जैसे ही अपना पेट पकड़ वॉशरूम जाने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तुरंत ही हरीश उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। एक तरफ पेट की गुड़गुड़ और दूसरी तरफ हरीश जो उसे जाने देने को तैयार ही नहीं था। निखिल को तो अब अपनी सिचुएशन एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली लग रही थी। निखिल कंट्रोल करता इतने में ही उसकी पेंट गीली हो जाती है। अपनी इज्जत के यूं कचरे होते देख निखिल जैसे तैसे हरीश से अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागता है। वो जैसे ही वॉशरूम से निकल बाहर आता है तभी फिर से निखिल के पेट में गुड़गुड़ चालू हो जाती है। 7-8 बार वॉशरूम के चक्कर लगाकर निखिल अपना पेट पकड़ते हुए बाहर ही आ रहा था कि तभी उसे हरीश नाम की मुसीबत दरवाजे पर पहरा देते हुए दिखाई देती है। निखिल खुद की किस्मत को कोस ही रहा था कि पता नहीं आज उसने किस मनहूस का सुबह सुबह चेहरा देखा था। तभी उसे याद आता है कि उसने तो खुद की ही शक्ल देखी थी। हरीश निखिल के करीब आते हुए, जान मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रोमांटिक हो जो वॉशरूम में ही यह सब करने का सोच रहे हो। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मुझसे भी अब तुमसे दूर नहीं रहा जा रहा है, बोलकर जैसे ही निखिल को टच करने लगता है। निखिल वहां से अपनी जान बचाकर दुम दबाकर भागने लगता है। ये देख हरीश का मुंह बन जाता है जैसे उसकी अभी अभी शुरू हुई मोहब्बत उससे छीन गई हो, और वो किसी बेवफा आशिक की तरह निखिल के पीछे दौड़ने लगता है। निखिल का तो अब रोने का मन कर रहा था, एक तरफ पेट की गुड़गुड़ और दूसरी तरफ यह उसका गले पड़ा आशिक। निखिल का तो मन कर रहा था कि कोई डीडीएलजे मूवी की तरह उसकी इस हीरोइन सिमरन का हाथ पकड़ उसे रोक ले और वो ट्रेन में बैठकर वहां से रफू चक्कर हो जाए। वहीं निखिल को इस तरह गिरता पड़ता भागते देख सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं, लेकिन निखिल का पूरा ध्यान तो अभी अपने पेट पर था, क्योंकि अभी तो सिर्फ उसकी पेंट ही गीली हुई थी। यही सोच वह भागते हुए जैसे ही पार्किंग की तरफ जाता है, जल्दीबाजी में वह वहां सामने रखे बॉक्स को देख नहीं पाता और धड़ाम से उसी कीचड़ से भरे हुए बॉक्स में गिर जाता है। निखिल जैसे तैसे करके बाहर निकलता ही है कि उसे इस तरह पूरा कीचड़ से सना हुआ देख निखिल के ड्राइवर की हंसी छूट जाती है। उसकी हंसी देख निखिल को तो ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा हो। फिर वह मन मारकर लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी में बैठ जाता है। ड्राइवर अपनी नाक बंद करते हुए, सर आपको कहाँ जाना है? निखिल। ये सवाल सुनकर तो निखिल को पक्का यकीन हो गया था कि यह ड्राइवर जरूर उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर खुद को देखते हुए, मेले कपड़े, बॉडी से आती हुई गंदी सी स्मेल, ऊपर से टूटा पैर के साथ पेट की गुड़गुड़, उसका तो मन कर रहा था कि वो चुल्ली भर पानी में डूबकर ही मर जाए। लेकिन निखिल को कहाँ पता था कि नव्या इतनी आसानी से उसे चैन से मरने भी कहाँ देने वाली थी। निखिल कार को घर ले जाने का बोलकर अपना पेट पकड़ बैठ जाता है। वही डांस फ्लोर पर जब भी रियांश इधर उधर अपना मुंह घुमाने लगता, नव्या तुरंत उसके और करीब आकर डांस करने लगती। रियांश काफी टाइम से हैरत भरी नजरों से अपनी बीवी की हरकतों को देखने में लगा हुआ था, जो कब से उसे अजीबोगरीब तरीके से डांस करके अपने इशारों पर नचाने में लगी हुई थी। उसे बेवजह हंसते देख तो रियांश ने सोच लिया था कि वह अपनी बीवी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा, वरना उसकी क्या ही इज्जत रह जाएगी कि इतना पैसा होने के बावजूद भी वह अपनी पागल बीवी का इलाज ही नहीं करवा पाया। अगर नव्या को गलती से भी पता चल जाता कि उसका पति उसके बारे में ये सब सोच रहा है तो उसका तो पता नहीं, लेकिन रियांश जरूर मेंटल हॉस्पिटल में होता। लेकिन रियांश को कौन ही समझाए कि उसकी बीवी की अजीब हरकतों ने किसी ढोल की तरह निखिल को जमकर पिटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चैप्टर 29। उसकी बीवी ने उसे खुलेआम रासलीला करते देख लिया। निखिल कार को घर ले जाने का बोलकर अपना पेट पकड़ बैठ जाता है। वही डांस फ्लोर पर जब भी रियांश इधर उधर अपना मुंह घुमाने लगता, नव्या तुरंत उसके और करीब आकर डांस करने लगती। रियांश काफी टाइम से हैरत भरी नजरों से अपनी बीवी की हरकतों को देखने में लगा हुआ था, जो कब से उसे अजीबोगरीब तरीके से डांस करके अपने इशारों पर नचाने में लगी हुई थी। उसे बेवजह हंसते देख तो रियांश ने सोच लिया था कि वह अपनी बीवी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा, वरना उसकी क्या ही इज्जत रह जाएगी कि इतना पैसा होने के बावजूद भी वह अपनी पागल बीवी का इलाज ही नहीं करवा पाया। अगर नव्या को गलती से भी पता चल जाता कि उसका पति उसके बारे में ये सब सोच रहा है तो उसका तो पता नहीं, लेकिन रियांश जरूर मेंटल हॉस्पिटल में होता।
लेकिन रियांश को कौन ही समझाए कि उसकी बीवी की अजीब हरकतों ने किसी ढोल की तरह निखिल को जमकर पिटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब आगे रियांश और नव्या दोनों डांस फ्लो से अभी नीचे ही उतरे थे कि नव्या की नजर एक कोने में बैठे हुए चमन पर जाती है। नव्या बिना कुछ कहे उस ओर चले जाती है। रियांश का भी ध्यान इस बात पर नहीं गया था। नव्या चमन के पास जाकर मोबाइल में देख उजड़ा चमन अंकल आपने मेरा वेट भी नहीं किया और अकेले ही शो देखने लग गए। चमन जो मोबाइल में निखिल का थोड़ी देर पहले का लाइव वीडियो देख रहा था, वो हंसते हुए, कितनी बार कहूं चमन है मेरा नाम चमन, फिर और जोर से हंसते हुए, वैसे वो सब छोड़ो तुम्हें पता है ये फिल्म इतनी अच्छी है कि मैं तो तुम्हारे साथ दोबारा भी देख सकता हूँ, बोलकर हंसने लगते हैं। नव्या भी बिना कुछ बोले अपने लिए जल्दी से जूस, स्नैक्स और पॉपकॉर्न लेकर चमन के पास बैठ मोबाइल में देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। नव्या को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ही बनाई मूवी का प्रोमो देख रही हो। वही बाकी सभी नौकर आंखें फाड़े बस उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। नव्या को इस तरह पॉपकॉर्न खाते देख नौकरों को तो ऐसा लग रहा था जैसे वह जरूर कोई कॉमेडी मूवी देख रहे होंगे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत कहाँ जो अपनी मैडम को कुछ पूछ सके। वही चमन और नव्या इन सब से अनजान हंसते हुए बस निखिल की बैंड बजते देखे जा रहे थे। हद तो तब हो गई जब निखिल के कीचड़ के बॉक्स में गिरते सीन को देख नव्या अपनी जगह पर खड़ी हो जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। एक नौकर दूसरे नौकर से, यार मैडम को देखकर मुझे ऐसा लगता है जरूर यह फिल्म हिट हुई होगी, तभी तो मैडम खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देकर तालियां बजा रही है, अब तो मैं भी यह फिल्म जरूर देखूंगा। ये सुन दूसरा नौकर भी हामी भरता है। अब उन नौकरों को कौन ही समझाए कि इस मूवी की डायरेक्टर तो उनकी मैडम ही है। तभी नव्या अपने कानों पर हाथ रख जोर से, नहीं ये नहीं हो सकता, हाय मैं लूट गई बर्बाद हो गई, ये सब देखने से पहले मेरी आंखों में ग्लिसरीन क्यों नहीं चला गया, मुझे तो डर है कहीं मेरे आंसुओं से यहाँ पर बाढ़ ना आ जाए। चमन अपने मन ही मन, अब इसे अचानक कौन सा नया दौरा पड़ गया है। चमन को तो अब इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने नव्या की परवरिश करते टाइम इतनी ज्यादा सीरियल क्यों देखी, जिसका खामियाजा उसे आज भुगतना पड़ रहा है। फिर चमन अपना सिर खुजालते हुए, नव्या बिटिया तुम्हें अचानक से क्या हुआ, अभी तो तुम इतनी हंस रही थी। नव्या उनकी बात सुन उन्हें एक और इशारा करती है, जहां पर एक लड़की रियांश को हंसकर हक कर रही थी। ये सब देख चमन खुद में ही, अब ये कौन लड़की है और इसे भी क्या पड़ी थी इस सोई हुई शेरनी को जगाने की। फिर ऊपर की तरफ देख हाथ जोड़ते हुए, है भगवान मेरे अभी अभी बने दामाद को इस मुसीबत से बचाना। चमन थोड़ी हिम्मत कर नव्या से, नव्या बिटिया अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम थोड़ी मेच्योर लड़की की तरह बिहेव। चमन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि वह देखता है कि नव्या तो उसके सामने है ही नहीं। ये देख उसका मन तो कर रहा था कि वह अपने बाल नोच ले, लेकिन फिर इस बुढ़ापे में नए बाल कहाँ से आएंगे ये सोच जल्दी ही उसने अपना इरादा बदल दिया। फिर नव्या को रियांश के पास देख तो चमन ने अपना सिर ही पकड़ लिया। वही नौकर तो यही बात समझने की कोशिश में लगे हुए थे कि अचानक कॉमेडी मूवी में ऐसा कौन सा इमोशनल सीन आ गया कि उनकी मैडम तुरंत ही वहां से चले गई। रियांश उस लड़की जिसका नाम प्रिया था, जो उसे जबरदस्ती गले लगाए हुई थी, उसे हटाने ही वाला था कि तभी अचानक वहां नव्या आ जाती है। बेचारे रियांश को तो पता ही नहीं था कि उसकी बीवी ने उसे खुलेआम रासलीला करते देख लिया था। रियांश कुछ समझ पाता तभी नव्या उस लड़की को हटाते हुए, पतिदेव आप ठीक तो है ना, वो मुझे ना जोर जोर से हिचकियां आ रही थी और मैं समझ गई कि जरूर मेरे प्यारे पतिदेव मुझे मिस कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपके पास जल्दी से आ गई, बोलकर बेवजह अपने दांत दिखाने लगती है। फिर टिश्यू लेकर रियांश की शर्ट को ऐसे साफ करती है जैसे उस लड़की ने हक करके रियांश को गंदा कर दिया हो। वही रियांश कुछ समझ पाता तभी अचानक नव्या उसको हक कर लेती है। रियांश जो खुद उस चिपकू लड़की से अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, उसे नव्या की इस एक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नव्या रियांश की बाहों में से एक वेटर को कुछ इशारा करती है। रियांश और नव्या को इतने क्लोज देख तो प्रिया का मुंह बन जाता है। वह कब से रियांश को पटाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वही रियांश था जो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। प्रिया नव्या से कुछ कहने ही वाली थी कि एक वेटर उसके ऊपर चिल्ली पनीर गिरा देता है। ये देख प्रिया गुस्से से वेटर से, अंधे हो क्या, देख कर नहीं चल सकते, तुम्हें पता भी है मेरी डिजाइनर ड्रेस कितने की है, कहते हुए गुस्से से उस वेटर को अपनी जानलेवा नजरों से घूरने लगती है। नौकर सॉरी बोलता इसके पहले ही नव्या रियांश की बाहों से अलग होकर उस नौकर से, अरे हरीश ये मैडम कितनी बेवकूफ है जो बिना प्राइस टैग लगाए तुमसे उनकी ड्रेस का प्राइस पूछ रही है।
फिर आगे कहती है, वैसे मैंने तो तुम्हें इस पनीर को डस्टबिन में फेंकने के लिए कहा था, लेकिन शायद इन मैडम का मेकअप देखकर तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। फिर प्रिया की तरफ देख, वह क्या है ना, ये पनीर 3 दिन पुराना है और इसमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी, इसलिए मैंने इसे फेंकने को कहा था, बोलकर अपना नाक दबाने लगती है। जहां प्रिया ये सुन गुस्से से पागल हुए जा रही थी, वहीं रियांश और नौकर की हंसी छूट जाती है। रियांश को समझते देर नहीं लगती है कि यह सब उसकी बीवी की ही करामत है। प्रिया, यू बिच, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बोलकर जैसे ही कुछ आगे बोलने वाली होती है कि नव्या की बातें सुन उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। नव्या, अरे तुम क्या नाम है तुम्हारा, सीता, गीता, खैर जो भी हो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम खुद को बिच, चुड़ैल, कमीनी, ये सब गालियां बाद में दे लेना। वैसे मेरे पतिदेव पर लाइन मारने से पहले तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहिए, जो तुमसे झूठ बोलकर थाईलैंड अपनी बीवी के साथ वेकेशन पर गया है। प्रिया कुछ कहती तभी नव्या के मोबाइल में वो फोटो देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बेचारी प्रिया ठीक से अभी अपने बॉयफ्रेंड से चिट होने का दुख भी नहीं मना पाई थी कि तभी नव्या की बात सुन उसे दूसरा झटका लगता है। नव्या मायूस शक्ल बनाते हुए, अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, तुम्हें इतनी जरूरी बात तो बताना ही भूल गई। यहाँ से जाने के बाद तुम किसी अच्छे से डॉक्टर को जरूर दिखा देना। वह क्या है ना, मेरे पति को एक बीमारी है, जब भी वो किसी लड़की को टच करते हैं उसे चिकन पॉक्स और डेंगू हो जाता है, और तुमने तो उन्हें टच के साथ हग भी कर लिया। मैं तो हमेशा टैबलेट लेने के बाद ही मेरे पतिदेव के पास आती हूँ। इतना सुनना था कि प्रिया को अचानक खुजली आने शुरू हो जाती है। इन सब में वह नव्या को सुनाना तो भूल ही जाती है और अपनी बॉडी को पागलों की तरह खुजालते हुए वहां से ऐसे भागती है जैसे उसे अभी ही चिकन पॉक्स ना हो जाए। प्रिया को इस तरह खुजालते हुए भागते देख आसपास के लोगों को हंसी आ जाती है, जैसे वो कोई पागल हो। रियांश, जो पहले नव्या के ड्रामे से खुश हो रहा था, अपने बारे में ये सुन तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बीवी उसे दूसरी लड़कियों से बचा नहीं रही, बल्कि फ्यूचर में लड़कियां उससे दूर भागे इसका परमानेंट इंतजाम कर रही थी। तभी रियांश को याद आता है कि नव्या ने इतने कम टाइम में प्रिया की सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बीवी चीज क्या है। वहीं नव्या मन ही मन खुश होकर चिली पनीर और खुजली पाउडर को थैंक्स कर रही थी। नव्या खुद से ही, आखिर मैंने इतनी मेहनत से एक हस्बैंड पटाया, उस पर इतनी मेहनत करके शादी की और ये लड़की सीधा मेरा बना बनाया पति चुराने की कोशिश कर रही थी। इसे क्या लगा था सरदार खुश होगा, इसे शाबाशी देगा, बोलकर हंसने लगती है। नव्या को इस तरह हंसते देख रियांश को तो इस बात का डर लग रहा था कि बिना जलन के उसकी बीवी ने इतना सब कुछ कांड कर दिया, पता नहीं आगे वो उसका क्या ही हाल करेगी। फिर कल्पना जी अपनी सभी फ्रेंड्स से नव्या को मिलवाती है और नव्या भी उनसे खुशी खुशी मिलती है। पार्टी के खत्म होते ही रियांश सीधे अपने रूम में जाकर रिलैक्स होता है। वहीं नव्या भी नाइट ड्रेस पहन बेड पर पैर फैलाते हुए लेट जाती है। रियांश के दिमाग में पार्टी वाला सीन ही घूम रहा था। नव्या को ऐसे पैर पसारे देख रियांश बिना कुछ बोले पिलो उठा आरव के कमरे में चला जाता है। आरव, जो आज बहुत खुश था, आखिर उसे बाद में पता जो चल गया था कि कैसे उसकी भाभी ने उसके फ्रेंड के आसपास की मधुरखियों को भगाया था, ये सोचकर ही रियांश की हालत इमेजिन कर आरव को हंसी आ रही थी। तभी रियांश को अपने रूम में देख अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए, क्या हुआ भाई, तू इस टाइम मेरे रूम में क्या कर रहा है? रियांश, वो आज मैं तेरे रूम में ही सोऊंगा। इतना सुनना था कि आरव जोर जोर से अपना पेट पकड़ हंसते हुए पूरे बेड पर गुलाटियां मारने लगता है, जैसे कि वो कोई बंदर हो। ये देख रियांश गुस्से से, क्या हुआ? आरव उसी तरह अपना पेट पकड़ हंसते हुए, अरे भाई मुझे क्या होगा भला, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भाभी ने तुझे लात मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर रियांश के कंधे पर हाथ रखते हुए, कोई ना, ऐसे बुरे वक्त में एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है, इसलिए तू सोफे पर सो सकता है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। रियांश, जो पहले ही उसकी बातों से चीड़ चुका था, अब तो उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उसने यहां आने की सोची। इससे अच्छा तो मैं अपनी ड्रामा कभी बीवी को ही झेल लूं, कम से कम बंद कमरे में ही मेरी बेइज्जती होगी, वरना मेरा नालायक दोस्त का बस चले तो वह सरे आम मेरी इज्जत के पर्चे बंटवा देगा। फिर गुस्से से आरव का हाथ झटक वापस अपने कमरे में सोने चला जाता है। उसे इस तरह जाता देख आरव को हंसी आ जाती है। वही रियांश रूम में जाकर बिना कुछ बोले दूसरे साइड पिलो की दीवार बना सो जाता है। वही रियांश को ऐसा करते देख नव्या को हंसी आ जाती है। चैप्टर 30, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, लेकिन भगवान के लिए ऐसी गलतफहमी कभी ना पालो। आरव उसी तरह अपना पेट पकड़ हंसते हुए,
अरे भाई मुझे क्या होगा भला, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भाभी ने तुझे लात मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर रियांश के कंधे पर हाथ रखते हुए, कोई ना, ऐसे बुरे वक्त में एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है, इसलिए तू सोफे पर सो सकता है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। रियांश जो पहले ही उसकी बातों से चीड़ चुका था, अब तो उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उसने यहां आने की सोची। इससे अच्छा तो मैं अपनी ड्रामा कवे बीवी को ही झेल लूं, कम से कम बंद कमरे में ही मेरी बेइज्जती होगी, वरना मेरा नालायक दोस्त का बस चले तो वह सरेआम मेरी इज्जत के पर्चे बंटवा देगा। फिर गुस्से से आरव का हाथ झटक वापस अपने कमरे में सोने चला जाता है। उसे इस तरह जाता देख आरव को हंसी आ जाती है। वही रियांश रूम में जाकर बिना कुछ बोले दूसरे साइड पिलो की दीवार बना सो जाता है। वही रियांश को ऐसा करते देख नव्या को हंसी आ जाती है। अब आगे रियांश गहरी नींद में सोया हुआ ही था कि उसे जोर जोर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। रियांश पहले तो इस चीज को इग्नोर करता है, लेकिन ज्यादा शोर की वजह से आखिरकार उसकी नींद खुल ही जाती है और जैसे ही रियांश अपनी अधखुली आंखों से सामने का नजारा देखता है तो उसकी नींद पल भर में ही छूमंतर हो जाती है और वह अपनी आंखें फाड़े देखने लगता है। रियांश देखता है कि रूम के एक कोने में नव्या चेयर पर मजे से बैठी हाथों में गिटार पकड़े जोर जोर से गाना गाए जा रही थी। रियांश पहले तो कुछ समझ ही नहीं पता है कि आखिर रात के 2 बजे उसकी बीवी को गाना गाने का कौन सा भूत सवार हो गया, जैसे उसे अभी इंडियन आइडियल में ऑडिशन देने जाना हो। रियांश अपने कानों पर हाथ रख नव्या को आवाज देता है, लेकिन वही दूसरी तरफ नव्या थी, जिसने आज मानो कसम खा ली हो कि वह रियांश की आवाज सुनेगी ही नहीं। वही नव्या अपनी एक आंख को हल्का सा खोलते हुए रियांश की सारी हरकतें देखकर जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल की हुई थी। नव्या खुद में ही, अब मजा आएगा मेरे प्यारे पतिदेव, तुमने क्या सोचा था कि तुम उन चुड़ैलों के साथ इतना चिपक कर गले मिल हंस हंस के बातें करोगे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से सोने दूंगी, इम्पॉसिबल, बोलकर मन ही मन हंसने लगती है। रियांश जब नव्या को आंखें बंद किए हुए इस तरह गाना गाते देखता है तो वह पूरी तरह चीड़ जाता है। रियांश नव्या के पास जाकर उसको हिलाते हुए जोर से, ये तुम इतनी रात को क्या कर रही हो और इस तरह गाना क्यों गाए जा रही हो? नव्या उसी तरह, अरे वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा क्यों ना अपनी सरूली आवाज ही सुन लूं, क्या पता इसी बहाने मुझे नींद आ जाए और तुम्हें इतनी प्यारी आवाज सुनने को भी मिल गई। रियांश का दिल तो कर रहा था कि वह नव्या को सीधे सीधे कह दे कि कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन भगवान के लिए ऐसी गलतफहमी कभी ना पालो। रियांश खुद में ही, क्या इसने ठीक से कभी अपनी आवाज सुनी भी है? खराब स्पीकर की आवाज भी इससे लाख गुना बेहतर होगी। काश अगर रूम साउंड प्रूफ नहीं होता तो आज इसे अच्छे से पता चल जाता जब सब लोग आकर इसका मुंह बंद करते। हे भगवान, मेरे कान तो अभी तक दर्द कर रहे हैं और इसे पता नहीं किस एंगल से अपनी आवाज सुरीली लग रही है। वैसे नव्या वाकई में बहुत बेसुरा गाती थी, लेकिन कहते हैं ना, हर इंसान को खुद में कभी कोई कमी नजर ही नहीं आती है। सेम हाल हमारी नव्या का भी था, वो तो खुद को नेहा कक्कर से कम नहीं समझती थी। रियांश, जिसका एक कान दर्द होने लगा था, अपने कान पर हाथ रख शांत आवाज में, सुनो, इतना सुनना था कि नव्या बिना किसी वार्निंग के गाने लगती है। हे सुनिए तो, रुकिए तो, क्यों है खफा, अरे कहिए तो, ऐसी क्या जल्दी जाने की। रियांश जो अपने एक कान को बंद किए हुए था, ये गाना सुन तो अपने दूसरे कान पर भी हाथ रख पूरे रूम में इधर उधर दौड़ने लगता है। रियांश जल्दी से कॉटन निकाल अपने दोनों कानों में डाल गुस्से भरी आवाज में नव्या से, तुम्हें सोना चाहिए? नव्या गाना बीच में बंद कर पॉट बनाते हुए, अरे एक तो मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए गाना गा रही हूँ और एक तुम हो जिसे आधी रात में गोल्ड खरीदने की पड़ी है। वैसे मुझे तो ज्यादातर डायमंड ही पसंद है, लेकिन अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं तुमसे सोना भी ले लूंगी। रियांश का मन तो कर रहा था कि वो अभी दीवार पर अपना सिर पीट ले। रियांश को तो लग रहा था कि जरूर नव्या को बनाते टाइम भगवान बीच में कहीं छुट्टी पर निकल गए होंगे, इसलिए उसकी बीवी के दिमाग वाला एरिया खाली रह गया। रियांश अपने दांत भींचते हुए, तुम गाना बंद करो और थोड़ा सोने का ट्राई करो, तुम्हें नींद आ जाएगी, प्लीज भगवान के लिए मुझे भी सोने दो। नव्या मुंह बनाते हुए, तुम अपनी बीवी के गाने की तारीफ करने के बजाय उसे चुप रहने का कह रहे हो। तुम कितने लक्की हो जो तुम्हें फ्री में मेरा गाना सुनने को मिल रहा है, वरना देखना बहुत जल्द लोग मेरे गाने सुनने के लिए पैसे देंगे। रियांश खुद में ही बड़बड़ाते हुए, हाँ ट्रेन के डिब्बे में गाना गावोगी तो पक्का लोग तो भिखारी समझ गाना बंद करवाने के लिए चिल्ला तो दे ही देंगे। रियांश की बुरी किस्मत ही कह लो कि नव्या उसकी फुसफुसाहट सुन लेती है और जल्दी से उसके पैर पर गिटार पटकते हुए बिस्तर पर लेट सो जाती है।
रियांश बेचारे को तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई तूफान उसके पास से आकर गुजरा हो। रियांश ने तो आज शादी के साथ फेरे के टाइम के सारे वचन भी मन में दोहरा लिए थे कि शायद उसे कोई ऐसा वचन मिल जाए जिसमें कहा गया हो कि आप अपने पति को कभी टॉर्चर नहीं करेगी, लेकिन बेचारे को वहां पर भी मायूसी ही हाथ आती है। अब रियांश को कौन ही समझाए कि पंडित जी भी तो एक आदमी ही थे। उनमें भला इतनी हिम्मत कहाँ जो ऐसा वचन बनाकर मंडप में दूसरों की बीवियों से मार खाते फिरे। रियांश गुस्से से नव्या की तरफ देखता है जो उसकी नींद उड़ाकर बड़े मजे से बिस्तर पर सो रही थी। रियांश चिढ़ते हुए एक पिलो उठाकर नव्या के चेहरे के थोड़े ऊपर हवा में रखता ही है कि अचानक नव्या अपनी आंखें खोल रियांश की तरफ देखते हुए, आइला तुम तो मेरे मर्डर की प्लानिंग कर रहे हो। मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है, मैंने क्राइम पेट्रोल के सारे एपिसोड देख रखे हैं, इसलिए मैं जल्दी ही बता दूंगी कि खून किसने किया है। इतना सुनना था कि रियांश अपना सिर पकड़ बिना नव्या को जवाब दिए अपने रूम में बने गैलरी में चला जाता है, ताकि उसके कानों के साथ उसके सिर को भी थोड़ी राहत मिल सके। वही रियांश को जाते देख नव्या हंसते हुए खुद से ही, मिशन कंप्लीटेड। आइंदा मेरे प्यारे पतिदेव दूसरी लड़की के पास जाने से पहले 1000 बार सोचेंगे, वरना मैं तो हूं ही उनको याद दिलाने के लिए, बोलकर ब्लैंकेट और सो जाती है। रियांश जब कुछ टाइम बाद रूम में वापस आता है तो नव्या को इतने सुकून से सोते हुए देख उसे तो यकीन ही नहीं होता है कि यह वही लड़की है जिसने थोड़ी देर पहले इतना बवाल मचाया हुआ था। तभी उसे अपनी टेबल पर एक स्टिकी नोट दिखता है जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे पतिदेव, अगर अगली बार मैंने तुम्हें किसी लड़की के करीब जाते देख लिया तो सोच लेना अभी तो सिर्फ टेलर था। आपकी प्यारी, ब्यूटीफुल, गोरजस, स्वीट, इनोसेंट, संस्कारी बीवी नव्या। ये पर रियांश को समझते देर नहीं लगती कि उसकी बीवी ने ये सब क्यों किया था। रियांश को समझ आ गया था कि लोग क्यों कहते हैं कि बीवी से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। आज उसने अपनी आंखों सॉरी सॉरी कानों से इसका नमूना देख सुन जो लिया था। ना चाहते हुए भी नोट पढ़कर रियांश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन वह अभी तक भी अपने कानों के शोक से बाहर नहीं आ पाया था, इसलिए ईयर ड्रॉप डालकर वह भी वैसे ही सो जाता है। रात भर के कांड की वजह से रियांश की ठीक से नींद ही नहीं आई थी, इसलिए वह सुबह रेडी होकर स्टडी रूम में काम करने चला गया था। थोड़े टाइम में ही नव्या भी रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर चले जाती है, जहां पर कल्पना जी, अविनाश और आरव पहले से ही बैठे हुए थे। नव्या का मूड बहुत अच्छा था और आज तो उसे निखिल को अपने घर से बाहर भी निकालना था। यही सोचकर उसके चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। कल्पना जी और बाकी सभी भी नव्या को इतना खुश देख पा रहे थे। कल्पना जी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रियांश भी वहां आकर नाश्ता करने लगता है। रियांश को यूं बार बार उबासी लेते देख ऊपर से नव्या की स्माइल कल्पना जी के दिमाग के घोड़े तो किसी और ही दिशा में दौड़ने लगते हैं। कल्पना जी अपनी हंसी छुपाते हुए, क्या हुआ नव्या बिटिया, लगता है तुम्हें कल बहुत प्यारी नींद आई। इतनी ज्यादा कि रियांश सो ही नहीं पाया। इतना सुनना था कि नव्या बुलेट ट्रेन की स्पीड से बिना कुछ सोचे समझे, हाँ सासू मॉम, वो रात भर मैंने और पतिदेव ने मिलकर बहुत। नव्या इतना ही बोल पाती है कि रियांश अपनी मॉम की बातों का मतलब समझ जल्दी से नव्या के मुंह में टोस्ट ठूस देता है। ये देख जहां नव्या मुंह बना लेती है, वही कल्पना जी, अविनाश और आरव रियांश की इस हरकत पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। कल्पना जी को भी नव्या की मासूमियत पर बहुत प्यार आता है। फिर वह बात बदलते हुए, नव्या बिटिया, अब तुम रियांश के साथ अपने घर जा रही हो तो इसी बहाने तुम दोनों की पगफेरे की रस्म भी हो जाएगी, इसलिए अपने साथ चमन अंकल और बाकी सभी के लिए गिफ्ट जरूर लेकर जाना। कल तुम्हारे साथ उनसे मिलकर मैं इतना तो जान ही गई हूं कि तुम उन्हें अपना फैमिली मेंबर ही समझती हो। ये सुन नव्या के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर उसे कुछ सोचते देख कल्पना जी हंसते हुए नव्या से, पगफेरे मतलब शादी के बाद जब लड़की पहली बार अपने घर जाती है। नव्या खुद में ही, अच्छा, अरे मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मेरी शादी हो गई है। बस जब भी अपने खड़ूस पतिदेव का चेहरा देखती, जिसकी शक्ल पर हमेशा 12 ही बजे रहते हैं, तो मुझे मेरी गलती याद आ जाती है कि काश थोड़ा रुक जाती तो हो सकता है इससे अच्छा मॉडल मिल जाता। खैर नव्या, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता है। वही रियांश भी अपनी ही सोच में, फाइनली आज मैं भी तो देखूं उस बहादुर इंसान को जिसने मेरी बीवी को 4 सालों तक झेला। एक मैं हूं जिसकी 4 दिन में ही बैंड बजी पड़ी है। रियांश अपने दिल में सोच तो बहुत कुछ रहा था, लेकिन वह चाहकर भी नव्या की निखिल के साथ एक ही घर में रहने वाली बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शादी के बाद अभी तक भी निखिल नव्या के घर में ही क्यों है। क्या नव्या उसे चीट कर रही है?
इसलिए वह नव्या के साथ जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता था। वही हमारी नव्या तो अपने दिमाग में कुछ और ही सोचकर बैठी थी।